दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम साइंस 7 का ये तीसरा अध्याय है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में हम 6 में भी पढ़ चुके हैं, कैसे रेशों का जो पहले हम पादप के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे फाइबर, कैसे नायलॉन इत्यादि, कैसे जो है सूती कपड़ा का खोज हुआ, कैसे इसका निर्माण होता है, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए 7वीं क्लास में आपको रेशों से वस्त्र तक का जो अध्याय है इसमें बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमने पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे किससे, तो जंतु से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या बोलते हैं, जांतव रेशे कहते हैं। जो जंतु से प्राप्त होता है रेशा, उसको जांतव रेशा कहा जाता है। ऊन के रेशे फाइबर ऊन के रेशे मतलब फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे, ऊन के रेशे जो होते हैं उसे किस से, तो भेड़ और याक के बाल से। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून मतलब कोष से प्राप्त होता है। रेशम के फाइबर जो होते हैं, रेशम जिससे जो होता है वो किससे बनता है, रेशम कीट का जो कोकून होता है, कोष जो होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? तो आप जानते हैं कि भेड़ के जो शरीर में जो बाल होता है बड़ा-बड़ा हो जाता है, उसके जो बाल होते हैं ठंडे दिनों में बहुत बड़े हो जाते हैं, गर्मी दिनों में क्या उसको उतार लिया जाता है, मतलब उसको साफ कर दिया जाता है और फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता है और उसका बाल जो है पूरा ठंडी दिनों में पूरा हो जाता है। उसको ठंडे से बचाने के लिए उसके बाल क्या है, सहायक हैं। उसी बाल से वो ठंड के दिनों में अपना जानते हैं वो जितना ऊपर जाता है उसका उतना बाल क्या होता है, पतला होते जाता है। इस इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही इस यहाँ पर लिखा भी गया है। तो चलिए इसके बारे में और हम अधिक जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से खरीदते हैं। क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम इन सभी के जो प्रश्न हैं, जो अब अभी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के प्रश्नों का जो है उत्तर हम जानेंगे। पहला क्या है, तो जानवरे से ऊन और रेशम। देखिए ऊन कैसे बनता है, तो ऊन जो है भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले कुछ जो जंतु होते हैं, उनके बाल जो होते हैं किससे ढके होते हैं, बालों से। उनके शरीर जो है बालों से ढके होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं घने बालों वाले वाले जो हैं ये भेड़ हैं। क्या है ये भेड़ हैं। उनके जो शरीर किससे ढके हुए हैं? बाल से ढके हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? तो चलिए इनके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया, पहले भी हम आपको थोड़ी-सी जानकारी दे चुके हैं। वहीं पे यहाँ पर लिखा गया है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। क्या होती है? वायु के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं अध्याय 4 में। यहाँ पर कुचालक और सुचालक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जो वायु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन या रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ऊन क्या होती है? ऊन या रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बालों को शरीर के जो है गर्म करने के लिए बड़े-बड़े बाल ऊन जो बनते हैं, जिससे वो कहाँ पे? भेड़ के शरीर में होते हैं। बड़े-बड़े यहाँ पर देख सकते हैं, इनको सुरक्षा भी प्रदान करती है और इनसे ऊन भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार की रेशें होती हैं। ये आप यहाँ पर पहले पूछा गया था कि कैसे कौन से रेशे से उनका जो है तैयार किया जाता है ऊन, तो यहाँ पर दिया गया है। क्या है? तो भेड़ के रोएदार त्वचा पर कितने प्रकार के रेशे होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दाढ़ी के रुख बाल, दाढ़ी के रूखे बाल। जो दाढ़ी नीचे वाला बाल होता है वो क्या होता है? रूखा बाल होता है। और
दूसरा जो होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, और जो त्वचा होता है शरीर के जो भाग हैं उसके यहाँ पर आपको वो मुलायम बाल होता है, जिसको आप बोलते हैं तंतुरूपी बाल ऊन, मतलब कर्तीन ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। और तंतुरूपी बाल जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर जो दूसरा बाल है मुलायम वाला, वो जो है रेशे प्रदान करने के लिए होते हैं। कौन? तो कर्तीन ऊन, जिसको आप तंतुरूपी बाल ऊन भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे कि भेड़ों की कुछ नस्लें में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ नस्ल होते हैं जिसमें तंतुरूपी मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। जो तंतुरूपी ही बाल शरीर पर उनके शरीर पर आए, वैसे बाल को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं वर्णनात्मक प्रजनन, ठीक? ये आपसे पूछा भी गया है, कुछ जो हैं उसी के लिए जो तंतुरूपी ही बाल मुलायम बाल ही मिले उसके लिए अलग से प्रजनन काम किया जाता है, प्रजनन का। यहाँ देखिए आगे है कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन-कौन से हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाज़ार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती हैं। किनके? भेड़ के ही ऊन आपको मिलते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ पे? याक जो है तिब्बत और लद्दाख में। ये क्या है? याक है। ये याक है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बकरी है, लामा और यहाँ पर और है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। कौन? तो अंगोरा ऊन जो है अंगोरा वाली नस्ल की बकरी होती है उससे प्राप्त करते हैं। जो कहाँ पर मिलता है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? तो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में देख सकते हैं यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से अंगोरा बकरी को दिखाया गया है। ये क्या है? अंगोरा बकरी है और ये क्या है? सामान्य बकरी जो पाए जाते हैं पहाड़ पर। आगे है कि बकरी जो कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल या फर जो होते हैं, मुलायम बाल जिसको फर भी बोलते हैं, फर होते हैं। किसमें? कश्मीरी बकरी में। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शालें कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा जितना ऊपर जाएगा उसका बाल जो है उतना पतला होते जाएगा। इसे ये जो है ईवीएस में बताया गया है। वही ये बकरी है जो कि इससे क्या बनाया जाता है? तो पश्मीना शॉलें बहुत ही महँगे ये मिलते हैं। आगे है कि ऊन के शरीर के बालों का भी जो है उपयोग करते हैं ऊँट के शरीर के बाल के जो है उपयोग करते हैं ऊन के रूप में। किसके? ऊँट का भी। यहाँ पर दिया गया है ऊँट के बाल को आप देखेंगे, ये क्या है? ऊँट है। यहाँ पर ऊँट के बाल यहाँ पर सर पे दिख सकता है, यहाँ पे जो है उसके बाल होते हैं। और यह जो है कहाँ पे? यहाँ पर देख सकते हैं ऊँट। और आगे है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्फ़ेका अल एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। किससे? तो लामा और एल्पेका से। यहाँ पर देख सकते हैं लामा और एल्पेके का चित्र यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आगे है कि क्रियाकलाप 3.2 में दिया गया है। जंतु उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बाल से जो है ऊन का जो है काम किया जाता है, जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, ये यहाँ पर बताना है। क्षेत्रीय भाषा में जो है अपनी क्षेत्रीय और देश की उन भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट या को किस नाम से जानते हैं, ये भी पता लगाने के लिए कहता है। क्रियाकलाप 3.3 में आपको करना है जो मानचित्र पर उन स्थान को चिन्हित करिए जहाँ पर वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। जो ऊँट किस रंग का है वो कहाँ पाया जाता है, बकरी किस रंग की है वो कहाँ पाई जाती है, याक कहाँ का है, उसका कैसा वातावरण है, वो कैसा जो है रंग का दिखता है, ये बताएँगे। अब आगे है रेशों से ऊन तक। अब रेशा से हम ऊन तक कैसे पहुँचते हैं, उनके बारे में दिया गया है। लिखा गया है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है।
आइए हम इसके बारे में जानते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों को जो यात्रा करेंगे, तो आप गडरियों को भेड़ के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। तो कहाँ-कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा आप देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये क्या हुआ? मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर आपको भेड़ जो है चराते हुए गडरिये दिख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होता है और वह घास और पत्तियाँ पसंद करती है। भेड़ पालक जो है पालने वाला उन्हें हरे चारे की अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, जो बीज में से तेल से निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है, जो सरसों के तेल से बनता है, किसी भी बीज से जो कि जिससे तेल निकलता है, उससे जो बचा पदार्थ होता है उसको खली बोलते हैं और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को सर्दी में जो है भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लें के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, जो नीचे दिए गए हैं उनसे आप देखेंगे तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता और जो है गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनसे कि एक जनक जिसकी अच्छी नस्ल हो की भेड़ होती है और जिनमें क्या होता है, जिनमें से एक जनक जो होता है किसी अच्छी नस्ल की भेड़ की होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन से में संसाधित करना। अब देखिए कैसे संसाधित करते हैं, तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद जो है प्राप्त की जाती है। उत्पाद होती है, जिनमें निम्नलिखित चरण यहाँ पर दिए गए हैं कैसे उसका उत्पादन किया जाता है। देखिए, पहला है चरण जो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। दूसरा है उसके बाद क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। पहला परत जो है त्वचा से उसके बालों को उतारा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए नस्ल हैं और उसकी गुणवत्ता क्या है और कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर बताया गया है। तो भारतीय नस्ल में भेड़ आपको पहला है लोही। ये कहाँ पर? तो इसका जो है अच्छा गुणवत्ता की ऊन यहाँ पर इसकी बनती है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान और पंजाब में, ये मैदानी इलाकों में। दूसरा है कि रामपुर बुशायर, ये क्या है? भूरी ऊन है। यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। और तीसरा है नली या नाली, ये जो होते हैं गुणवत्ता में गलीचे की ऊन होती है और यह पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बाखरवाल जो होता है ये जो होते हैं ऊनी शॉलों के लिए, बाखरवाल किसके जो है ऊनी शॉलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये नस्ल जो भेड़ के हैं और ये जो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जम्मू और कश्मीर में। मारवाड़ी जो हैं नस्ल के भेड़, इनके जो है गुणवत्ता है मोटी और रुक्ष ऊन होते हैं, ये गुजरात में पाए जाते हैं। और पाटनबारी नस्ल के भेड़ जो हैं, ये हौजरी के लिए होते हैं, ये भी गुजरात में पाए जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, बूढ़ों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है, तो दर्द होता है, परंतु जब वह कटवाता है तब दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? क्यों? अगर उसको काट लेंगे तो उसको दर्द नहीं होता है, ये आप पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो मृत कोशिका से बनी होती है, इसलिए वो दर्द उसको नहीं होता है। यहाँ पर दिया गया है कि पहले चरण में के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को देखिए कैसे पहला क्या है, भेड़ की ऊन उतारना, यहाँ पर पहले दिखाया गया भेड़ की ऊन को उतारेंगे।
दूसरा देखिए टोंकियों में अविभाजन करेंगे। तीसरा मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जाता है। यहाँ पर पहले टंकियों में अभिमार्जन किया जाता है और चौथा जो है ऊन का धागा बनाया जाता है। ये विधि हैं बनाने के। वो यहाँ पर दर्शाए भी गए हैं और यहाँ पर बताए भी गए हैं। तब देखिए क्या किया जाता है, इन्हीं ऊनी रेशे को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है, ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है, इसलिए दर्द नहीं होता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उग आते हैं। अब देखिए दूसरा चरण क्या है? दूसरा पहला चरण तो काटना हो गया, दूसरा चरण देखिए टंकियों में अभिमार्जन हो रहा है तो कैसे? तो त्वचा सहित उतारे गए बालों को त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम यहाँ पर दिखाए गए हैं। कैसे? तो ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छँटाई, बरकी, छँटाई, रंगाई, फिर रीलिंग। आगे इसमें है कि जिससे क्या होता है, जिससे चिकनाई धूल की गर्द निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। जिसे आप धूल का निकाल देते हैं वो क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। आजकल ये किससे किया जाता है? तो ये मशीन से किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं व्यावसायिक संकट क्या है? तो ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन की एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छँटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी-कभी ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे ये प्रभावित होते हैं? तो ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है, उससे संक्रमित हो जाते हैं और यह रोग जो है उसका कारक होता है, जिससे क्या कहा जाता है? इसे सोटर्स रोग भी कहते हैं, जिसे सोटर्स रोग भी कहा जाता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। देखिए अब तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है अभिमार्जन के बाद छँटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांट या पृथक किया जाता है। चौथा देखिए चरण क्या है? अंतिम चरण है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे-छोटे कोमल व फूले हुए रेशे को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। जो छोटे-छोटे कोमल वाले जो रेशे छांटे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बर कहते हैं। आगे है कि बर जो होता है, वही जो ये बर जो होते हैं, ये वही बर होते हैं जो कभी-कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। देखिए 5वाँ चरण क्या होता है? उसके बाद 5वाँ चरण है, चौथा के बाद ये 5वाँ चरण है, जो कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भेड़ और बकरी के सामान्य ऊन कैसे होते हैं? काली, भूरी और सफ़ेद। काली, भूरी और सफ़ेद, ये 3 रंग आपको याद रखना है। छठे चरण में क्या है? तो अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। जो अंतिम चरण होता है वो रीलिंग होता है। चौथे चरण में हमने अंतिम बोल दिया था, सॉरी। ये जो होता है 6 चरण जो होते हैं, ये अंतिम चरण होते हैं, इसको रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। फिर उसको लपेट लेते हैं और धागा बना लेते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के रूप में और अपेक्षा के छोटे रेशे जो होते हैं उसको काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़ों में उतना गर्म क्यों नहीं रख हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। इनके बारे में भी अब बताए जाएँगे क्यों नहीं होते हैं। तो चलिए आगे है कि क्रियाकलाप 3 में 3-4 में है कि सहपाठियों
के द्वारा आप चर्चा कर सकते हैं कि मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर उनसे जो प्राप्त ऊन होते हैं, उनके बालों को उतारना उचित है? ये अगर नहीं उतारेंगे तो उनकी जो है मृत्यु भी हो जाएगी क्योंकि बाल बहुत बढ़ते जाते हैं। क्या होते हैं? बाल बहुत ही बढ़ते हैं और वह इतने भारी हो जाते हैं कि उनको चलना-फिरने में क्या होता है? दिक्कत होने लगता है। आगे है कि रेशम। रेशम क्या है? तो रेशम जो होता है सिल्क के रेशे भी जावंत रेशे होते हैं। ये भी क्या होते हैं? जावंत रेशे ही हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, जिसको आप सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछा गया है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है क्या? तो सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। अपनी माताजी, दादाजी या किसी से भी आप पता लगा सकते हैं विभिन्न प्रकार रेशम अथवा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम के सूचीबद्ध यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया की चर्चा करें, रेशम कीट के जो है जीवन चक्र के बारे में हम जानेंगे। क्या है जीवन चक्र? रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन अंडे देते हैं? तो मादा देती है, जिनसे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। इन 3 नाम को याद रखना है, कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूमा या कोशित कहलाता है। जब यह कैटरपिलर आगे की अवस्था में जाएगा तो उसको क्या कहलाएँगे? वो जो प्यूमा या कोशित कहलाता है। उससे पहले इसे हमने इसको पढ़ लिया है, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, कहाँ पर क्या बनते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेशम कीट के पालन पालन कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण करने मतलब ये आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि रेशम उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। भारत भी रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। देखिए उसके बाद रेशम के जीवन चक्र में हम आगे आ रहे हैं, तो उसका रेशम में जीवन चक्र उसको प्यूमा कहा जाता है और जो अपने इर्द-गिर्द एक जाल बुन लेता है। ये जो प्यूमा जो है एक अपने इर्द-गिर्द जो है एक जाल बुनता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8, ये जो 8 होता है, ये 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। एक सिरे से यहाँ से गया तो यहाँ फिर आ गया, ठीक? फिर सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। यही जो कठोर होकर सूख जाता है, सूखता है तो कठोर हो जाता है और यही जो होता है रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूमा बन जाता है और यह जब ढक लेता है तो क्या होता है? ये प्यूमा का निर्माण हो जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। जब ये आवरण हो जाता है पूरा ऐसे बन जाता है, यही क्या कहलाता है? यही आपको कोकून कहलाता है। इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। जब ये पूरा हो जाता है तो इसका विकास कोकून के अंदर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु मतलब रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? क्या होता है? स्टील के तार जितना ये मजबूत होता है। देख सकते हैं कि कैसे इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर पहला है नर, ये मादा। मादा देखिए बड़े होते हैं, नर छोटे होते हैं। वयस्क रेशम कीट ये हैं। दूसरा देख सकते हैं शहतूत के पेड़ पर जो है शहतूत की पत्ती पर जो है अंडे ये देते हैं। ये क्या है? रेशम कीट है ये, रेशम कीट है। यहाँ पर देखिए कोकून बन के तैयार हुआ। यहाँ पर कोकून और कोकून के अंदर जो है विकासशील कीट यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है? विशालशील कीट यहाँ पर जो कोकून में विकासशील कीट जो है यहाँ पर उसके अंदर है। ये क्या है? कोकून जो प्यूमा से तैयार होता है। प्यूमा क्या अंतिम में कोकून
बनता है। यहाँ पर दिखाया गया है जो कोकून कहलाता है, ये जो प्यूमा बन जाता है, प्यूमा बन के जो आवरण बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोकून कहते हैं। आगे है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। किससे? कोकून से प्राप्त रेशम का जो धागा है किसे? तो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशे से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते एवं कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या होते हैं? तो ये सब जो हैं अलग-अलग किस्म के रेशम से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। कौन है? सबसे सामान्य शहतूत है। यह जो होता है इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का क्या प्राचीन बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। प्राचीन व्यवसाय के रूप में ये बहुत ही उत्पादन करता है। कौन? तो भारत। देखिए पैराग्राफ 5 में दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के रेशम वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित करके आप स्लैब पुस्तिका में चिपकाइए और दर्जी की दुकान में व्यक्त कर्तन जो होते हैं की ढेरी से मिल सकते हैं जो आपको रेशम के टुकड़े हैं। अपनी माताजी, पिताजी जो भी हैं उसका उपयोग कर रहे हैं जैसे शहतूत का रेशम हो गया, टसर रेशम हो गया, एरी रेशम हो गया, मूंगा रेशम हो आदि की पहचान कर सकते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए और जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों को एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। 3.6 क्रियाकलाप में आप देखेंगे कृत्रिम रेशम जो होता है, कृत्रिम रेशम की शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इनके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो क्योंकि कृत्रिम रेशम जो होता है वो मशीन द्वारा बनाए जाते हैं और जो आपका कृत्रिम रेशम नहीं होता है वो क्या है? उन्हीं से बनाए जाते हैं। जो जानवर और क्या है? जावंत रेशा है। ये आप जानते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा है। तो वो गंध नहीं देते हैं लेकिन कृत्रिम रेशम जो होता है वो गंध देता है। यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है? क्रियाकलाप 3-7 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है। फ़ोटो लेने के लिए कहता है रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में के चित्र काट कर लीजिए और उसके गत्ते चार्ट पेपर पर अलग-अलग उसको चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिलाकर आप देखेंगे कि उनका जीवन चक्र सही क्रम से प्रयास आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कैसे उसका सही क्रम है। ऊपर में दिया गया है कैसे ABCD करके F करके बताया गया है। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्रों का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे है कोकून से रेशम तक। अब हम कोकून से रेशम तक चलेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, ठीक? और उनको उनके कोकूनों को एकत्रित जमा करके रेशम की फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती है। कब? तो जब शहतूत पर नई पत्तियाँ आती हैं तब ये किया जाता है जिससे क्या होता है लार्वा से जिससे अंडों में से लार्वा निकल आता है। आगे है कि लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं।
और आमाप साइज़ जो होता है उसका काफ़ी बढ़ता जाता है, बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बॉक्स के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है? शहतूत का पेड़ है, ये पत्ता है। क्या है? ये शहतूत का पत्ता है, जो कि 25 से 30 दिनों के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? मादा कीट हैं जो अंडे दे रही हैं। मादा रेशम कीट उसके ये अंडे हैं। ये शहतूत का पेड़ है। क्या ये शहतूत का वृक्ष है? रेशम कीट पालन के लिए शहतूत का पेड़ आप जो पेड़ लगाते हैं आप। तीसरा है शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा। ये जो है शहतूत की किसको खाता है? शहतूत की पत्ती को, जो ताज़ा पत्ती होते हैं उसको खाता है। कौन? कैटरपिलर। ये रेशम जो है कि रेशम कृमि, और उसके बाद जो है ये कोकून, उसके बाद क्या होता है? उसका कोकून तैयार हो जाता है। देखिए रेशम की खोज के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। उससे पहले हम कैटरपिलर के बारे में पढ़ लेते हैं। कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बाँस के बने छोटे-छोटे कक्षों में चले जाते हैं। ये उसके बाद ये खा लेते हैं और वह जो है कोकून बनाने के लिए छोटे-छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इस के लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है, जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिनके भीतर प्यूमा विकसित होता है। क्या होता है कि रेशम कीट कोकून बनाता है और जिसके भीतर क्या? प्यूमा विकसित होता है। अब देखिए रेशम की खोज कैसे होती है? बहुत सैकड़ों पहले की कहानी है, सैकड़ों वर्ष पहले की। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेशम की खोज या यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। ये अज्ञात अभी भी है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने कौन? सम्राट हुआंग टी ने सामग्री से सी लोग जिसे अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियां से के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा। ये सम्राट ने सामग्री से कहा कि आप शहतूत के पेड़ के पत्ते हैं क्यों क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसका पता लगाइए। कौन है? तो सी लूंग ची को कहा। सामग्री ने क्या की? देखिए साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। जो सफ़ेद कृमि है वो शहतूत की पत्ती को खा रहा है। सामग्री जो यहाँ पर बता रही है कि उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द-गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और कहाँ पर? तो चीन में। ये भी क्वेश्चन पूछे, रेशम उद्योग कहाँ से? तो चीन से। और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। जहाँ से रेशम के लिए यात्रा होते थे उसको आज भी क्या कहा जाता है? तो सिल्क रूट कहा जाता है। अब देखिए रेशम का संसाधन कैसे होता है? तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है और अथवा पानी में उबाला जाता है, या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम रीलिंग हो गया तो आगे है रीलिंग। विशेष मशीनों में से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। ये जो है आपने रेशम के बारे में पूरी तरह से पढ़ा। पहली पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागों की कताई और बुनाई एक ही प्रकार की से की जाती है? तो आपने पहले भी पढ़ा क्या है? दोनों के जो है प्रकार क्या है? एक ही हैं। देखिए कुछ शब्द, प्रमुख शब्द हैं। कोकून है, कर्तीन ऊन है, रीलिंग है, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन है, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर, संसाधन। आपने यहाँ पर क्या सीखा? यहाँ पर सारांश दिया गया है कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़
बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़ और जो बकरी होते हैं उनसे क्या ऊन प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीटों से जो है रेशम कीटों से क्या प्राप्त किया जाता है, तो रेशम प्राप्त किया जाता है और भेड़, बकरी या याक से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अतः रेशम और ऊन क्या है, दोनों जात तब रेशे हैं। ऊन जो है के बारे में यहाँ पर देखें। उसके बाद है ऊँट, लामा और एल एल्पैका और उनके जो बाल होते हैं, बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है, इसको भी पाला जाता है। आगे है कि भारत में अधिकांशतः भेड़ों की जो है ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छँटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। और आगे है अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कटाई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोकून से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागन बनाया जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम वस्त्र बुनते हैं। देखिए अभ्यास है, अभ्यास के कुछ प्रश्न को हम देखेंगे जो यहाँ पर दिए गए हैं। संभवतः पहला है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। बा black sheep, have you any wool? Mary had a little lamb, whose fleece was white as snow. ऊपर लिखी गई पंक्तियों के आधार पर यह बताइए। देखिए पहला दिया गया है कि रेशम सीप काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है, क्या होती है, किन भागों में ऊन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले को हम देखेंगे तो पहला का जो होगा, भेड़ के पेट और पीठ पर ऊन होती है। क्या होता है, भेड़ के पीठ और पेट पर ऊन होती हैं। दूसरा है कि मेमने मतलब लेम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या है, तो इसका हो जाएगा मेमने के सफ़ेद रोमों से तात्पर्य ये है कि कोमल सफ़ेद बालों से क्या है, इसका जो बाल होता है कोमल होता है, इसीलिए उसका ये संबंध है जो ऊन बनाने के लिए आप काम करते हैं। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा सही सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला है रेशम कीट कैटरपिलर, दूसरा है लार्वा। इसका सही विकल्प क्या होगा ये चुनने के लिए कहता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका अ और ब दोनों क्या है, दोनों सही विकल्प हैं, अ और ब। आगे है तीसरा, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। देखिए क्या होगा, घने बालों वाला कुत्ता। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा है ऊपर में, यहाँ पर कुत्ते के बारे में नहीं पढ़े हैं। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर देखिए क्या अर्थ है निम्नलिखित शब्दों का। पहले के देखेंगे तो पहला है पालन। पहला क्या है, पालन। पालन क्या होता है, किसी जंतु को आप पालते हैं व्यावसायिक रूप से, उसे क्या बोलते हैं, उस जंतु को पालते हैं। तो व्यावसायिक रूप से व्यवसायिक के लिए पालते हैं, पालन हो गया। दूसरा है ऊन कटाई, और जो उनके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं उसको काटते हैं, वो क्या हो गया, तो ऊन कटाई हो गया। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन आप ऊपर में पढ़े भी, इसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है। रेशम कीट पालते हैं, रेशम का उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन आप करते हैं, इसको सेरीकल्चर भी करते हैं कहते हैं। जो शहतूत के पेड़ का आप उपयोग, शहतूत के पेड़ों पे जो रेशम कीट होते हैं, क्यों, तो शहतूत के पेड़ों का उपयोग करते हैं, उसी पे जो है शहतूत के पत्तियों को खाते हैं, तो ये पालना होगा, क्या हुआ, इसीलिए पाल कल्चर हो गया, ये कल्चर हो गया, इसीलिए इसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है। आगे दिया गया है कि ऊन के संसाधन में विभिन्न चरणों को दिए गए हैं यहाँ पर। ऊन की देखेंगे तो पाँचवीं में क्या है, तो पाँचवा का क्या हो जाएगा आंसर, तो पहला हो जाएगा ऊन की कटाई, उसके बाद अभिमार्जन होगा, उसके बाद रीलिंग होगा, और रीलिंग के बाद क्या होगा, उसके बाद रंगाई हो जाएगा इसका। ये आपने देखा। अब जीवन चक्र आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे क्या होता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की दो अवस्थाओं को चित्र में आप बताएंगे प्रत्यक्ष रूप से। जो रेशम के कीट से एक आप बता सकते हैं कोकून, और एक रेशम कीट को बता सकते हैं कोकून जो होता है, ऐसे करके कोकून होता है, और जो आप देखेंगे रेशम कीट, तो ऐसे करके रेशम कीट होता है। यहाँ पर बीच में आपको
रेशम कीट मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है, तो कौन-कौन से 2 शब्द हैं? तो एक तो पहला हो गया कौन? तो एक पहला हो गया रेशम कीट पालन, यहाँ पर देखेंगे तो रेशम कीट पालन, और दूसरा क्या हो गया? तो शहतूत कृषि। शहतूत की कृषि किस लिए करते हैं? रेशम कीट के लिए, 2 हो गए। दूसरा है संकेत में दिया गया रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालन, यहाँ पर आपने ही ये नाम आपने देखा। शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्वा है, मोरस एल्वा है। और आप देखिए मिलान करने के लिए आपको कहता है, पहला क्या होगा? क है अभिमार्जन, क्या है? अभिमार्जन। कटी हुई जो ऊन है उसका जो है यहाँ पर दिया गया है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अभिमार्जन पहला ऊन की सफाई के लिए किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ। शहतूत की पत्तियाँ क्या है? रेशम के भोजन के लिए होती हैं। याक है, कोकून है। याक और कोकून, जो उत्पन्न फाइबर उत्पन्न होता है कोकून को देखेंगे, और याक जो है काटी गई यहाँ पर जंतु है ऊन के वाली जंतु। अभिमार्जन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, काटी गई ऊन की सफाई। हमने ये सब मिला दी है, ठीक। नम्मा आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से पहेली के रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करता है? पहले स्थान पर क्या रखेगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर क्या रखेगी? देख सकते हैं ऊपर दिया गया है, ऊपर से नीचे आपको करना है, सीधे करना है यहाँ पर। तो पहले और दूसरे और तीसरे में आपको करते जाना है। पहले में क्या होगा? ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो पहले पे रखेंगे क्या? पहले से पहले पे ये जो है कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रम और एक अच्छी प्रकार की जांतव रेशा, ये सब है। तो पहला है इनसे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखता है। तो पहले में ऊन, क्या होगा? ऊन। दूसरा इस वह कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम क्या कहलाता है? अभिमार्जन, अभी आपने पढ़ा भी है। तीसरा है जो तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा है एक प्रकार का जांतव रेशा। तो जांतव रेशा कौन हो गया? रेशम। रेशम तीसरे में। चौथा है कि इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। क्यों? कौन है? तो चौथा में शहतूत। पाँचवा है कि रेशम कीट के अंडे से निकलता है। किससे? तो केटर से। किससे? केटर से। और छठा है कि लंबी धागों जैसी संरचना जिनसे बुनकर वस्त्र बनते हैं, क्या कहलाते हैं? फाइबर। ठीक? तो इस प्रकार ये आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व का तीसरा स्थान है। ये भी पूछा गया है कि कौन भेड़ की जनसंख्या में स्थान रखता है ज़्यादा? तो चीन, और दूसरा में आपको ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे में कौन? तो भारत। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे लंबी ऊन बनती है प्राप्त होती है। कौन? तो न्यूजीलैंड का जो भेड़ है उससे सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। कहाँ की? तो न्यूजीलैंड की जो भेड़ है सबसे अच्छी ऊन इसी से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे, और अच्छा लगा हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।